हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिक्स लेक्चर सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है टू गिव डिटेल्स ऑफ वंस परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, है ना। और ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? ये लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स हो सकते हैं, या फिर ये वैल्यूज या एथिकल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है ना। और सपोज कीजिए वो किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका टास्क है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो जो स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो उसकी जवाबदेही बनती है अपने सीनियर्स के प्रति उसकी जवाबदेही बनती है। उसका सीनियर जो है उससे पूछ सकता है कि तुमने अभी तक सपोज 6 मंथ्स में कितनी स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी अपनी परफॉर्मेंस को लेके, है ना। अपनी परफॉर्मेंस को लेके उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। अपने सीनियर्स के लिए भी उसकी अकाउंटेबिलिटी बन सकती है, या फिर जो जनरल पब्लिक है वो भी उससे क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक उससे आरटीआई डाल के पूछ सकती है कि आप जो स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हो अभी तक वो कितनी इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद कर लेना। और जो मैंने एग्जांपल बताया आगे भी बाकी भी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक। अब देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की नीड क्या है। नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी में। इसका मतलब है पावर प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू करप्शन। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसके पास काफी ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है कुछ करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिशन है, मतलब वो अपने मन से बहुत सारे डिसीजन ले सकता है। लेकिन यदि सपोज कीजिए वो अकाउंटेबल नहीं है किसी को भी, है ना, वो अकाउंटेबल नहीं है और वो अपने मन से कुछ भी अपने डिस्क्रिशन से कुछ भी कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो पावर का मिसयूज कर सकता है। और पावर का मिसयूज से क्या होगा? वो करप्शन कर लेगा, है ना, अगर वो अकाउंटेबल नहीं है। और इन केस यदि वो अकाउंटेबल है, मान लीजिए जो जनरल पब्लिक है वो उससे क्वेश्चन पूछ सकती है आरटीआई डाल के, है ना। कि जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, मान लीजिए उसी केस में वो पब्लिक सर्वेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर रहा है और आरटीआई डाल के यदि पब्लिक उससे क्वेश्चन पूछेगी तो उसको लगेगा कि थोड़ी अकाउंटेबिलिटी है और वो करप्शन करने से डरेगा। और यदि मान लीजिए इस तरीके के मैकेनिज्म ही नहीं है तो उस केस में वो करप्शन कर सकता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ये जब भी अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम डेफिनेशन लिखने के बाद उसको बाद में ये चीज लिख सकते हैं और इसको बॉक्स में बना देना, ठीक है। इससे हमें काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब बाकी पॉइंट्स हैं इसके, ये कुछ कोर्ट्स हैं जो जस्टिफाई करती हैं कि अकाउंटेबिलिटी की नीड क्या है। अब ये देखिए, एक कोर्ट है लॉर्ड एक्टन का। इन्होंने बोला है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब जब भी किसी आदमी के पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना तो उससे वो आदमी करप्ट हो जाता है, ठीक है। पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब एब्सोल्यूट पावर हो गई मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बची उसकी, है ना, उस केस में करप्शन होगा, है ना। ये लॉर्ड एक्टन ने बोला है। और एक अब्राहम लिंकन की कोट है, इन्होंने बोला है नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। मतलब यदि आपको किसी पर्सन का कैरेक्टर टेस्ट करना है ना तो उसको पावर दे दीजिए, ठीक है। अब जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा वो तो पावर को अच्छे से यूज करेगा, बट जिसका कैरेक्टर खराब होगा ना वो पावर को मिसयूज करना शुरू कर देगा, ठीक। तो अगर इन्होंने यही बात बोली कि इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। एक और थॉट है विंस्टन चर्चिल की, इन्होंने बोला है विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जिस आदमी के पास ज्यादा पावर होती चली जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है, उसको जनरली उसको ग्रेटर पावर तो इसीलिए दी गई है कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, उसको उसका मिसयूज नहीं करना है, ठीक। अब देखेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या है ना। तो जनरली दो टाइप्स की अकाउंटेबिलिटी के सब हेडिंग में हम इसको पढ़ेंगे। पहला है ट्रेडिशनल और दूसरा है कंटेम्प्ररी। तो देखिए ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैसी हुआ करती थी, ठीक है। ये होती थी फॉर्मल, है ना, फॉर्मल जैसे कि लीगल प्रोसीजरल, है ना। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है तो जो हम लॉज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो लॉज को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लीजिए उसका कोई सीनियर है ना, उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो वो देखेगा लॉज के अकॉर्डिंग ये सब लॉज वगैरह को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, ठीक। दूसरा हो गया चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होते हैं? जैसे सपोज लेजिस्लेचर है ना, ये अगर कोई गलत बिल पास करेगा तो जुडिशरी है जो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है ना। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव किसके लिए अकाउंटेबल है? एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, है ना। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी गलत करेगा तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके एग्जीक्यूटिव को हटा सकती है। और जुडिशरी कैसे अकाउंटेबल है? जुडिशरी मान लीजिए अगर गलत डिसीजन देती है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है,
तो उसको इम्पीच किया जा सकता है लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कंटेम्प्ररी फॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें दो हेडिंग्स हैं, दो सब हेडिंग्स हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी है उसको ये भी बोला जा सकता है सोशल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अब इसके क्या क्या टूल्स हैं? इसके टूल्स हैं सोशल मीडिया, है ना। जैसे कि सपोज सोशल मीडिया में जैसे मान लीजिए लोगों की कुछ ग्रीवेंसेज हैं, तो वो सोशल मीडिया ट्विटर में लिख सकते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा हमारे साथ गलत हुआ है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और हैशटैग में वो लिख सकते हैं, किसी मिनिस्टर का नाम लिख सकते हैं, पीएमओ लिख सकते हैं, या कोई भी मिनिस्ट्री है उसको लिख सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल मीडिया जो है ना, ये भी एक टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। दूसरा आरटीआई। आरटीआई मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी समझाया। आरटीआई से क्या है, जो लोग हैं वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, है ना। तो इससे भी एक तरीके से जो सोशली अकाउंटेबल होंगे जो ऑफिसर्स होंगे, ठीक। अब एक है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में क्या होगा? सोशल ऑडिट में जो जनरल पब्लिक होगी, जैसे सपोज ग्राम सभा है, ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, वो ऑडिट का हिस्सा होंगे और वो देखेंगे कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई हैं या नहीं हो पाई, ठीक। सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर भी एक फॉर्म ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी है, क्योंकि उसमें भी दिया रहता है कि अगर किसी की पब्लिक की ग्रीवेंसेज हैं, है ना, तो ग्रीवेंसेज हैं तो उसको किस तरीके से, मतलब उनकी ग्रीवेंसेज को कम किया जाए, उसके लिए उसमें मैकेनिज्म दे रखा होता है। तो सिटीजन चार्टर हो गया एक उसका सोशल अकाउंटेबिलिटी का एग्जांपल। अगला है ई गवर्नेंस, है ना। ई गवर्नेंस के थ्रू भी सोशल अकाउंटेबिलिटी है। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स वगैरह अगर इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो वो आजकल वो काफ़ी उनकी वेबसाइट वगैरह बनी हुई हैं, तो उस पर भी दिया रहता है कि अगर आपके कोई ग्रीवेंसेज हैं, आपको कुछ भी पूछना है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, या फिर किसी ऐप पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। तो ये भी एक टूल है सोशल अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है। तो ये है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, है ना। सोशल अकाउंटेबिलिटी जो है ये है एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी, मतलब बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग उस ऑफिसर से सवाल पूछ रहे हैं, जो ऑफिसर मतलब किसी पोस्ट पे बैठा हुआ है उससे बाकी लोग सवाल पूछ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आरटीआई, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस। अब दूसरा है इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट है ना वो खुद अकाउंटेबल है अपने टास्क के लिए, उसको बोला जाता है उसको सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कोई ऑफिसर है वो सेल्फ अकाउंटेबल कैसे है? एक तो हो गया कोड ऑफ एथिक्स। जो कोड ऑफ एथिक्स होता है उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं कि ये वैल्यूज तुम्हें फॉलो करनी है। तो अगर जो पब्लिक सर्वेंट है वो कोड ऑफ एथिक्स जानता है, तो वो खुद ही सोचेगा, है ना, कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये कोड ऑफ एथिक्स के मतलब अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। जैसे सपोज इन केस वो कोई करप्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको लगेगा ना कि कोड ऑफ एथिक्स के अकॉर्डिंग एक वैल्यू है इंटीग्रिटी, तो करप्शन उसके अगेंस्ट है, तो वो उस केस में करप्शन नहीं करेगा, अगर वो सेल्फ अकाउंटेबल हुआ तो। दूसरा है कॉन्शियंस। मान लीजिए कोई आदमी, उसका कॉन्शियंस इतना अच्छा है, वो उसको सेल्फ अकाउंटेबल बनाता है। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट ऑफिस में गया और उसको कुछ जिम्मेदारियां हैं उसकी पूरे दिन की, कि उसको ये काम करने हैं, और यदि मान लीजिए वो उन कामों को नहीं करता है, तो उसका जो कॉन्शियंस है ना, वो अंदर से उसकी जो वॉइस है वो उसको बोलेगा कि तुम्हें ये सब करना चाहिए था, तुम मतलब अपने काम से बच नहीं सकते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो ये सब चीजें हैं वो उसको सेल्फ अकाउंटेबल बनाती हैं, ठीक। अब सेकंड एआरसी ने भी बोला है, सिविल सर्वेंट्स कोड होना चाहिए, है ना, सिविल सर्वेंट्स कोड होना चाहिए। अब सिविल सर्वेंट्स कोड जो है ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट प्लस कोड ऑफ एथिक्स दोनों को मिला के कोड होगा। अभी क्या है कि सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअल में लीगल नहीं है। तो सेकंड एआरसी ने बोला कि सिविल सर्वेंट्स कोड हो जो कोड ऑफ कंडक्ट प्लस कोड ऑफ एथिक्स दोनों का मिक्स हो गए, ठीक। अब देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो पर्सन सेल्फ अकाउंटेबल है ना, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक पब्लिक सर्वेंट है, यदि वो ऑफिस जाता है और उस मान लीजिए वो काम नहीं करता, तो उसके अंदर से खुद ही उसका कॉन्शियस उसको बोलेगा कि मतलब तुमने काम अच्छे से नहीं किया, तो तुम अच्छे से काम करो। तो यदि उसके अंदर की वॉइस इस तरह से आती है ना, वो पर्सन उसको खुद ही को लग जाता है कि मुझे अच्छे से काम करना चाहिए, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में बोला जा सकता है कि वो जो पर्सन है ना वो सेल्फ अकाउंटेबल है, और उसी चीज को बोला जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। उसको आप जो भी टास्क दोगे ना, उसको किसी दूसरे आदमी को बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही वो समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब हैं, और वो उसी हिसाब से काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी रिड्यूसेस मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शन एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था नीड ऑफ अकाउंटेबिलिटी में, है ना, कि पावर प्लस डिस्क्रिशन
माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू करप्शन। मतलब यदि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो करप्शन होगा, लेकिन यदि अकाउंटेबिलिटी है तो क्या होगा, पावर का जो मिसयूज है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि पर्सन अकाउंटेबल हो जाएगा अपनी जो भी काम वो कर रहा है, और उससे करप्शन कम होगा और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है इससे। जैसे कि जब आप क्वेश्चन करोगे पब्लिक सर्वेंट्स को कि स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है तो उनका आउटपुट कितना आ रहा है, मान लीजिए आप आरटीआई के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हो, तो उनको भी ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई हम जो स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, वरना पब्लिक हमसे क्वेश्चन करेगी, ठीक। तो इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। अब है हमारा टॉपिक हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी, वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, इनमें क्या अंतर है, ठीक। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये आपस में एक दूसरे को अकाउंटेबल है ना। जैसे चेक्स एंड बैलेंसेस, है ना, चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, लेजिस्लेचर जो है वो अकाउंटेबल है, ठीक है, जुडिशरी को, क्योंकि अगर वो कोई गलत बिल पास करेगा तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। जुडिशरी जो है वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को। मान लीजिए जजेस जो है वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट दे रहे हैं, तो लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, उनको इम्पीच कर सकता है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो किसको अकाउंटेबल है, वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर को, है ना। मान लीजिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं तो लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके एग्जीक्यूटिव को हटा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। अब दूसरे टाइप की अकाउंटेबिलिटी वर्टिकल, ये होती है सिटीजन्स को, है ना, ये आपस में नहीं होती। जैसे ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल जो थी वो थी आपस में, मतलब जो गवर्नमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी है वो होती है सिटीजन्स को, मीडिया को या सिविल सोसाइटी को। अब ये कैसे आती है वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी, ये आती है जैसे पब्लिक हियरिंग, है ना। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक हियरिंग करती है जहां पे लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, है ना, उनसे वो अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने ला सकते हैं। तो ये हो गया एक फॉर्म हो गया पब्लिक हियरिंग का। एक हो गया सोशल ऑडिट, है ना। सोशल ऑडिट, मान लीजिए ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो देखेंगे कि जो स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है उसका कुछ आउटपुट है या नहीं है ना, वो ऑडिट करेंगे, ठीक है। आरटीआई से क्या होगा, जो सिटीजन्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिविल सर्वेंट से कि उनके वर्क से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी के, है ना। और यहाँ हमने डिफरेंस पढ़ा हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी वर्सेस वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, है ना। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने पॉइंट्स, मैंने आपको बताया भी था कि हम जब भी अपने पॉइंट्स लिखेंगे तो उनको हम इलेबोरेट करेंगे और वैल्यू एडिशन देंगे उनको एग्जाम्पल्स से, है ना। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स अकाउंटेबिलिटी के हैं। जियो टैगिंग ऑफ एमपी लैड एंड मनरेगा एसेट्स, है ना, मतलब मनरेगा के थ्रू जो एसेट्स क्रिएट हुए, ठीक। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए मनरेगा के थ्रू कोई एसेट्स बनाए, मान लीजिए कहीं तालाब खुदवाया, है ना, तो तालाब एक्चुअल में पेपर्स पे तो दिखा दिया कि तालाब इतना खुदा है और इतने लोगों ने इसमें मजदूरी की और उनका पैसा गया है, और एक्चुअल में आधा पैसा हो सकता है कि वो तालाब खुदवाया ही ना हो और आधा पैसा उनको दे दिया हो ग्राम प्रधान ने जिन लोगों के नाम से पैसा अलॉट हुआ है, और आधा पैसा खुद रख लिया हो। तो पहले इस तरह की चीजें होती थी, ठीक है। तो उनसे बचने के लिए जियो टैगिंग हुआ है मनरेगा एसेट्स का। जियो टैगिंग में क्या होगा, मनरेगा एसेट्स का पता रहेगा, है ना, कि ये एसेट यहाँ, ये एसेट मान लीजिए पॉन्ड खुदा है, तो उससे क्या होगा, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मार्क कर लिए जाएंगे कि हाँ भाई ये पॉन्ड है जो एक्चुअली में यहाँ खुदा है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसको बिना खुदवाए डाल दो, है ना, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि मान लीजिए एक पॉन्ड खोदा, अगली बार फिर दोबारा दिखा दिया कि भाई यहीं पे दोबारा पॉन्ड खोदा है, तो उसका रिकॉर्ड रहेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी पॉन्ड है और जो पहले ही खुद चुका है, ठीक। अब ये सेम चीज मनरेगा एसेट्स के साथ साथ एमपी लैड के जो एसेट्स है ना उसमें भी होती है। एमपी लैड एक स्कीम है, आपको पता ही होगा कि जो एमपी और एमएलएज होते हैं उनको फंड मिलता है अपने एरिया में डेवलपमेंट के लिए, ठीक। एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा, लाल बहादुर शास्त्री रिजाइनिंग फ्रॉम रेलवे मिनिस्टर आफ्टर एक्सीडेंट, है ना। अब जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, उन्होंने समझा कि हाँ भाई मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता के प्रति, और यदि अगर एक्सीडेंट हुआ है तो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। अब है सतीश धवन टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एसएलवी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना, एंड गेव क्रेडिट टू टीम इन नेक्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट। देखिए सतीश धवन जो थे, जब एसएलवी का फेलियर हुआ था, है ना, तो
तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई मैंने तो अच्छे से काम किया, भाई मेरे जो जूनियर्स थे इन्होंने सब बिगाड़ दिया और इन्होंने सब कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उनके लिए बहुत आसान था अपने जूनियर्स के ऊपर डाल के खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। बट लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि अगर हाँ कुछ गलत हुआ है तो क्योंकि मैं लीडर हूँ इन सब का, है ना, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यदि कुछ भी फेलियर हुआ है तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी उसके लिए, फेलियर के लिए, ठीक है। और जब मतलब अगली बार जब सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ, है ना, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी वजह से हुआ है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो मेरे टीम के जो मेंबर्स हैं ना, इन्होंने जो हार्डवर्क किया है इनकी वजह से ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एग्जाम्पल है और ये एक लीडरशिप का भी एग्जाम्पल है ना। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप। अब इससे अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड एक हम कोट याद करेंगे, ठीक है। ये हमारे कंक्लूजन को बहुत बेहतर बनाएगा और हमारे मार्क्स देगा, जो मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि कोट्स के साथ आप एक अच्छा कंक्लूजन दे सकते हो। तो एक कोट है शशि थरूर की, इन्होंने बोला अकाउंटेबिलिटी इज नॉट जस्ट फॉर लीडर्स, इट्स फॉर एवरी सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। मतलब अकाउंटेबिलिटी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लीडर्स के लिए है या पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, उसको तो हर सिटीजन के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू कंट्रीब्यूट टू बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसको भी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि भाई मैं कितना पढ़ रहा हूँ, उसका वो मतलब अपने आप को अकाउंटेबल हो। ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहा है और खुश भी हो रहा है कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, उसके अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई मेरा काम पढ़ाई करना है और मैं यदि 5, 6, 7 घंटे नहीं पढ़ा तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो खुद को अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, अगर वो उसका बिजनेस ग्रो कराने की कोशिश कर रहा है और हार्डवर्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, इसके लिए उसको उसके अंदर एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो यदि हर सिटीजन अकाउंटेबल होगा ना तो हमारी सोसाइटी जो है काफ़ी बेटर हो सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर इन लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दिया है और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, इस पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके कोई भी डाउट है तो वो ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू गाइज।